Myself, Dr. Raval Kavit Harshid Rai. I am Assistant Professor at Rameshwaram Institute of Technology and Management, Lucknow. So today we are going to study about pharmaceutical calculations part 2, which involves proof spirit, isotonic solutions based on freezing point and molecular weight. So pharmaceutical calculation of proof spirit. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने ये देखा था कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस कैसे ज़रूरी है, और अब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जब किसी और टर्म्स में करनी हो, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रूफ स्पिरिट, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये प्रूफ स्पिरिट होता क्या है। जब भी हम अल्कोहल को परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में अगर कोरिलेट करना चाहे तो एक जनरलाइज्ड यूज टर्म है दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ स्पिरिट। तो उसको हम ये मानते हैं कि स्पिरिट के प्रूफ के अकॉर्डिंग हम उसके वॉल्यूम को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशंस आर जनरली इंडिकेटेड एज परसेंटेज डिग्री, और यू कैन से बाय डिग्री, और ये डिग्री या तो ओवर प्रूफ हो सकती है या अंडर प्रूफ भी हो सकती है। नाउ इन इंडिया व्हाट वी कंसीडर 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ और अल्कोहल इज़ कंसीडर्ड एज 100 प्रूफ। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। In India, we have taken the reference point of 57.1 percentage volume by volume of alcohol to consider its underproof or overproof degrees, right? So the 57.1 percentage volume by volume of ethyl alcohol, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, because this is the basic when you are calculating proof spirit, ठीक है। And it is considered to be equal to 100 volumes of proof spirit, या तो आप कह सकते हैं 100 proof है ये, ठीक है। It means that any alcoholic solution which contains 57.1 volume by volume alcohol is a proof spirit and which is said to be 100 proof, ठीक है। तो उसको जनरली हम 100 proof ऐसे बोलते हैं। Now any strength above the proof strength is called overproof, and which is abbreviated as overproof, or you can say O.P, right? Any strength below proof strength is expressed as underproof, and it is abbreviated as UP, U.P. It means underproof. Now the pharmaceutical calculations of proof spirit. So any percentage volume in volume of alcohol can be converted into proof strength according to the formula, और ऐसे ही हम प्रूफ स्ट्रेंथ में से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि रिवर्स कैलकुलेशन होगी, तो वो भी दोनों हम करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है जब भी और इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इस जो 1.753 ये एक हम यहाँ पे मल्टीप्लायर के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये कैसे आता है वो मैं यहाँ पे पहले समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम जाएंगे कि हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है। 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, जो कि हम जानते हैं एज पर द रेफरेंस, राइट, कि 57.1 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 प्रूफ। अब 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल मीन्स 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, 100 डिवाइडेड बाय 57.1, तब हमें ये मिलता है 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। सो अगर हम इस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल से अगर जब भी हमें प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एक कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करना होगा, और ये कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1.753, और ये कैसे डिराइव किया हमने, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, 57.1 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 प्रूफ, और 1% वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू नाउ 100 डिवाइडेड बाय 57.1 विच इज इक्वल टू 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो इस कन्वर्जन फैक्टर को हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत ही काम आएगा। तो जब भी हमें परसेंटेज
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में से प्रूफ स्ट्रेंथ को निकालना हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हियर, मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल विद दिस कन्वर्जन फैक्टर विच इज़ 1.753, और ये मल्टीप्लिकेशन करके जो हमें अमाउंट मिलेगा उसमें से हमें डिडक्ट करना है 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट। जितना भी अमाउंट आया उसमें से हम 100 डिडक्ट करेंगे। अब जब ये हमारे पास फाइनल जो एक वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स कि हमारा जो अल्कोहल सॉल्यूशन था वो ओवर प्रूफ है इतना, और इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे। और अगर ये रिज़ल्ट नेगेटिव आता है अपना, देन इट इज़ नोन एज अंडर प्रूफ। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो हमारा सम है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। अब हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कन्वर्जन फैक्टर, इट मीन्स 1.753 से, और उसमें से -100 करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है अमाउंट 166.53 -100, तो हमें क्या मिला? पॉजिटिव वैल्यू मिली विच इज़ 66.53 इन विच इज़ इन प्लस, राइट। सो जब भी पॉजिटिव आपको मिलेगा तो हमने क्या प्रोसीजर में बताया था? दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवर प्रूफ। एंड कितना डिग्री हुआ? 66.53 डिग्री ओवर प्रूफ। तो अगर हमें कोई ये बात कहेगा कि 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल कितना ओवर प्रूफ होता है, देन वी कैन से दैट 66.53 डिग्री ओवर प्रूफ होता है वो। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे अंडर प्रूफ क्या चीज़ है। सो हियर वी से दैट कैलकुलेट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ 30% ओपी एंड 40% यूपी। तो यहाँ पे हमें रिवर्स कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा पूछा जाए कि रियल स्ट्रेंथ मीन्स इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना है, अगर कोई हमारे पास जो दो सॉल्यूशन है वो ऐसे हैं, 30% ओवर प्रूफ एंड 40% अंडर प्रूफ। तो अब हम प्रूफ में से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सर्च आउट करेंगे, और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझते हैं। नाउ 30 ओवर प्रूफ मीन्स क्या? सबसे पहले तो 100 स्टैंडर्ड है हमारा, उसके ऊपर 30 ज़्यादा है, मतलब ओवर प्रूफ है प्लस में। इट मीन्स वी हैव टू ऐड 30 इन 100, ठीक है। हमारे स्टैंडर्ड में हमें 30 ऐड करना पड़ेगा। सो हियर 100 + 30, नाउ वी हैव गॉट 130। तो ये 130 आपको मिल गया। अब देखिए, जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में से प्रूफ स्पिरिट, प्रूफ स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो हम मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर 1.753 से। बट जब रिवर्स कैलकुलेशन होगी तो मल्टीप्लाई के बदले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस जो 130 हमारा आया उसको डिवाइड करेंगे 1.753 से, और ये जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा उसका रियल स्ट्रेंथ इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट मीन्स 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर 30% ओवर प्रूफ कोई स्पिरिट है तो उसका रियल स्ट्रेंथ कितना होगा? 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वैसे ही हम एक और रिवर्स कैलकुलेशन को देखते हैं 40% यूपी के लिए। यहाँ पे क्या है? 40% अंडर प्रूफ है, मतलब 40 डिग्री वो अंडर है स्टैंडर्ड प्रूफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से हमको 40 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अंडर प्रूफ, राइट। अंडर प्रूफ का मतलब होता है नेगेटिव साइड पे जाना है हमको, ओवर प्रूफ है तो हमें पॉजिटिव साइड पे जाना होता है, मीन्स प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 100 माइनस 40, तो हमारा कितना आया? 60। अब अल्कोहल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 60 को डिवाइड करेंगे हमारे कन्वर्जन फैक्टर विच इज़ 1.753। ये जब करेंगे तो हमें मिलेगा 34.23% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एज आ आंसर मिलेगा। तो जो 40 डिग्री अंडर प्रूफ स्पिरिट है उसका रियल स्ट्रेंथ कितनी हुई इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? 34.23। अब ऐसे ही मैं आपको एक जनरलाइज चीज़ सिखाना चाहता हूँ जिसमें अगर आपको कैलकुलेशन से अंदाज़ा, डेफिनेटली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ 2 सेकंड में अंदाज़ा लगाना है
कि क्या ए प्रूफ स्पिरिट जो भी परसेंटेज है वो ओवर प्रूफ है या अंडर प्रूफ। तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक क्या है, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड है विच इज़ 57.1 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर 57.1 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब है दैट इज़ 100 प्रूफ। हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी, राइट। तो ये हमें पहले से पता है। जैसे ही हम परसेंटेज देखेंगे अल्कोहल का, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, अगर वो जो यहाँ पे आपको ये अमाउंट लिखा है ये 57.1 से ज़्यादा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा आंसर आएगा ओवर प्रूफ में। और अगर आपका ये देखिए यहाँ पे कितना है 34.23 जो हमने रिवर्स कैलकुलेशन की थी, जब भी ये 57.1 से नीचे का वैल्यू अगर आपका होगा, जब भी इधर मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 95% वॉल्यूम के बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल के बदले 40%, तो क्या होता, ये अमाउंट कैसा है 57.1 से नीचे है, ठीक है, उससे कम है। इट मीन्स क्या हुआ 100 प्रूफ से कम है, और 100 प्रूफ से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे यूपी, अंडर प्रूफ। तो आप विद इन 2 सेकेंड्स आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा आंसर कैसा आएगा। ये एक ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली चेक कर सकते हैं। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी इसको आप ट्रिक के तौर पे लगा सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा। Now let's understand about isotonic solution. So first of all, what is isotonicity? So iso and tone. Tone का मतलब होता है प्रेशर, iso means similar. तो इसी दो वर्ड्स को मिला के एक डेफिनेशन बनती है आइसोटोनिसिटी की। और ये प्रेशर जो है टोन, दैट इज जनरेटेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक। ये आपको समझना ज़रूरी है कि जिन दो सॉल्यूशंस का, मान लीजिए हमने सॉल्यूशन ए लिया, सॉल्यूशन बी लिया, दोनों सॉल्यूशन है जो उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर है, समान है, तो उन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे आइसोऑस्मोटिक कहेंगे, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। नाउ द सॉल्यूशंस विच आर नॉट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं पैराटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो टोन है मीन्स प्रेशर, वो जनरेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, दैट्स वाई वी कॉल इट आइसोऑस्मोटिक ऑल्सो। और अगर इंटरचेंजेबली उसको हम जनरली यूज़ करते हैं एज अ आइसोटोनिक, तो हम आइसोटोनिक वर्ड भी यूज़ करते हैं क्योंकि प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो समान होता है, ठीक है। और यहाँ पे जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है, समान नहीं होता है, तो उसको हम पैराटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। नाउ आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ वी नो दैट विच इज़ जनरली वी कॉल इट सलाइन सॉल्यूशन, सो इट इज़ practically isotonic with blood plasma and is regarded as standard. 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में स्टैंडर्ड मानते हैं, ये आपको याद रखना है। A solution containing more than 0.9% of sodium chloride is called as hypertonic. अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा है, इट मीन्स हाइपर है, तो उसको हम क्या कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि हमारा स्टैंडर्ड है उससे कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको हाइपर और हाइपो का मतलब इजीली पता होगा। तो हाइपर तब यूज़ होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे स्टैंडर्ड जो हम मानते हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को उससे ज़्यादा हो तो हाइपरटोनिक कहेंगे, उससे कम हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के तौर पे उसको डिफाइन करेंगे। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि आइसोटोनिसिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड कैप्सूल्स और यू कैन से रेड ब्लड सेल्स इन नॉर्मल टर्म्स, अगर उसको कांटेक्ट में लाया जाए ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसका और आरबीसी के अंदर के जो फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और वहाँ पे जब आइसोटोनिसिटी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होगा, तो हमारे रेड ब्लड कार्पसेल्स के सेल वॉल को कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो स्वेल करेगी ना ही श्रिंक करेगी, ठीक है, बट उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जितना थिकनेस है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि आपने आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं यूज़ किया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लूइड का मूवमेंट होगा और क्या हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, राइट। और वैसे ही अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं तो आपका आरबीसी स्वेल कर सकता है, ठीक है। नाउ द जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम फॉर्मुलेशंस बनाते हैं तो आपने जैसे देखा होगा हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शंस लेते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, या कुछ ऐसे पेरेंट्रल प्रिपरेशंस भी हमें बनाने होते हैं जैसे कि आई ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स। तो ये सारे जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और जब भी कोई नई चीज़ बॉडी में डाली जाती है तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक एग्जांपल की तरह समझे कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो समान होता है वही उसमें कॉम्पेटिबल हो पाता है, ठीक है। तो वैसे ही आइसोटोनिसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतने ही ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मीन्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला अगर हम फॉर्मुलेशन इंजेक्ट करेंगे बॉडी में या इंस्टिल करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उससे डेविएट करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन दिखेगा, राइट। तो जब भी हम सॉल्यूशंस फॉर आईवी इंजेक्शन, तो उसमें आइसोटोनिसिटी इज़ मस्ट, क्योंकि हम इंट्रावेनस इंजेक्शन सीधे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं। आप इंजेक्ट करते हो तो सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है नीडल के थ्रू, और इस वजह से क्योंकि वो ब्लड के सीधे कांटेक्ट में आ रहा है तो ये आइसोटोनिक होना मस्ट है। आइसोटोनिसिटी इज़ मस्ट, इसमें कोई आप थोड़ी ज़्यादा भी कोई ऊंच नीच 19-20 नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी आइसोटोनिक, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आरबीसी सेल्स का लाइसिस हो सकता है, वो श्रिंक हो सकते हैं या तो स्वेल भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जब सबक्यूटेनियस रूट से हमें अगर इंजेक्ट करना है कोई चीज़, तो सबक्यूटेनियसली जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आइसोटोनिसिटी इज़ डिज़ायरेबल, अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सीधे हम ब्लड में नहीं इंजेक्ट कर रहे कोई अपना जो फॉर्मुलेशन है वो, पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो तब भी हम ये कोशिश करते हैं कि आइसोटोनिसिटी एडजस्टेड हो, मीन्स डिज़ायरेबल है ये, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है दैट सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में इट इज़ डिज़ायरेबल, बट मस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, बिकॉज वो टिश्यू में है और उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सॉल्यूशंस फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वहाँ पे भी जनरली इंट्रामस्कुलर डिपोट होते हैं या इंजेक्शंस होते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू में भी अगर टोनिसिटी हो वो ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं भी होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से रूट से आपका फॉर्मुलेशन जा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आइसोटोनिसिटी कितनी रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन यूज फॉर नेज़ल ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स में भी आपका जो फॉर्मुलेशन है वो आइसोटोनिक हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा, नेज़ल मिकोजा पे इरिटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो आपकी नेज़ल मिकोजा जो है, नाक के अंदर की जो सरफेस है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन आपकी ड्राई हो सकती है या तो प्रॉब्लम इरिटेशन क्रिएट हो सकती है अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसमें यूज़ नहीं करते हैं तो। एंड सॉल्यूशंस यूज्ड एज आई ड्रॉप्स, जब भी हम आई ड्रॉप्स डालते हैं तो आई ड्रॉप्स जनरली हम 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, और जब भी आप आँख में डालोगे तो आपने देखा होगा कि आँख में से पानी बाहर आ जाता है, विच इज़ ड्यू टू लैक्राइमल सिक्रेशन, लैक्राइमल फ्लूइड का सिक्रेशन होता है और आँखों में से पानी बाहर आने लगता है तुरंत ही। और साथ ही साथ में आँख के अंदर एक बहुत अच्छी रचना होती है कि उनकी जो बफर कैपेसिटी होती है लैक्राइमल फ्लूइड की, वो अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे भी अगर आइसोटोनिसिटी में 19-20 होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, राइट। पर आइसोटोनिसिटी इज़ ऑलवेज डिजायर्ड इन केस ऑफ पेरेंटल फॉर्मुलेशंस।
अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। जब हमें ये पता लगे कि आइसोटोनिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको हमें कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। द फर्स्ट टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। सो हियर इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। और फ्रीजिंग पॉइंट में एक इक्वेशन आपका आता है जहाँ पे क्या कहते हैं कि द इक्वेशन इज़ फाइन। यहाँ से हम देखेंगे बाय दिस इज द फॉर्मुलेशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.52 माइनस 0.288। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन के थ्रू हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। अभी तो इस फॉर्मूला को कैसे हम यूज़ करेंगे। सम हमारा ये कहता है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड required to make 1% solution of boric acid isoosmotic with blood plasma। तो हमारा सम क्या कहना चाहता है, सबसे पहले ये समझना है यहाँ पे कि वो हमें ये पूछ रहे हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि आइसोटोनिसिटी में एडजस्ट करने के लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड को। तो कितना रिक्वायर्ड होगा अगर हमें आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करनी है किसकी, 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, इसकी हमें आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करनी है। और वो आइसोटोनिसिटी किसके साथ होगी, ब्लड प्लाज्मा के साथ, राइट, मीन्स सलाइन सॉल्यूशन के जैसा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी होगी। क्या दिया होगा, फर्स्ट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। जिस सॉल्यूशन की आपको आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करनी है वो आपको ऑलरेडी पता होगी, वो आपको सम में दी होगी क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, विच इज़ फ्रीजिंग पॉइंट हर कंपाउंड का फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं। हियर इट इज़ -0.288 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वॉल्यूम बाय 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो ये नेगेटिव में डिग्री सेंटीग्रेड दिए हैं, टेम्परेचर कैसा है, नेगेटिव में, बिकॉज हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 या 0 से नीचे ही होता है। लेकिन जब आप इक्वेशन में यहाँ डालेंगे तो माइनस वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, 0.52 माइनस, अगर हमारा फॉर्मूला यहाँ पे था, जस्ट अ मिनट, सो required is 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। कितना सब्सटेंस रिक्वायर्ड होगा इज इक्वल टू required amount of substance to be adjusted is equal to 0.52 minus A divided by B. Here the A is freezing point of the unadjusted solution and B is freezing point of 1% weight by volume solution of adjusting substance. तो ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एडजस्टिंग सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड, और जिसका एडजस्ट करना है वो है 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे हम रखेंगे विच इज़ 0.288 और नीचे B इज़ 0.576 अगर उस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो इस फॉर्मूला को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एज एन आंसर मिलेगा 0.402% weight by volume of sodium chloride, which is the adjusting agent, is required for this. Now the calculations for adjustment of isotonicity based on molecular weight. So here the equation is percentage weight by volume of adjusting substance required is equal to 0.03 m by n. यहाँ पे m क्या है, ग्राम molecular weight of the substance, and n is number of ions into which the substance is ionized, means उसकी वैलेंसी कितनी है, उसका डिसोसिएशन होता है तो कितना आयोनाइजेशन चार्ज होता है उस पर। इसके बेस पे अब एक सम को हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। अब कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पे molecular weight of sodium chloride which is 58.5. Sodium chloride is ionizing substance and it gets dissociated into two ions. Sodium chloride का क्या होता है, NaCl. When it is getting dissociated, which is in equilibration, it will be get dissociated as Na plus and Cl minus, right? Sodium plus ion and
क्लोराइड माइनस आयन में डिसोसिएशन होता है। तो कैसे 2 आयन्स बने हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ लिखते हैं कि इट इज़ डिसोशिएटेड इनटू 2 आयन्स, राइट। सो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला percentage weight by volume of adjusting substance required is equal to 0.03 m divided by n। अप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.03 इंटू मोलिकुलर वेट 58.5 डिवाइडेड बाय कितने आयंस में डिसोशिएट होता है सोडियम क्लोराइड 2, तो हमें आंसर मिलेगा 0.88 ग्राम एंड दिस 0.88 ग्राम इज रिक्वायर्ड पर 100 ml ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का कितना अमाउंट चाहिए होगा, इस सब्सटेंस का कितना अमाउंट चाहिएगा। 100 ml के लिए 0.88 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमें चाहिए। थैंक यू।